हेलो, हम लोग क्लास 10 यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं, जो 16 फरवरी से एग्जाम होने वाला है यूपी बोर्ड का। उसमें इसमें इस बार क्या हुआ है, पैटर्न चेंज हो गया है, जिसमें क्या हो रहा है कि 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आए हैं और 50 नंबर में आपके अति लघुतरी लघुतरी प्रश्न आएंगे। तो जो 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आए थे उसके लिए हमने क्या किया कि पहले प्रीवियस ईयर पेपर में जो बहुविकल्पी प्रश्न थे उसे हल किया, फिर उसके बाद हमने चैप्टर वाइज जो जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न थे उसे हल कर लिया। अब क्या हम कर रहे हैं कि अति लघुतरी या लघुतरी प्रश्न है वो हमने पेपर का एनालिसिस किया, उसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन उसे हम क्या कर रहे हैं, हल कर ले रहे हैं, जिससे कि आसानी हो, हमें 70 में 70 नंबर हम आसानी से ला सके। तो आज क्या पढ़ेंगे, अध्याय 3 धातु तथा अधातु। तो धातु और अधातु का भौतिक गुण और रासायनिक गुण देख लेते हैं। तो धातु के अंतर हमने लिख दिया है, और धातु एक साइड धातु, एक साइड दूसरी साइड क्या है, अधातु। इसके भौतिक गुण क्या है, तो धातु का भौतिक गुण क्या होता है, पहला हम लिखते हैं कि जो धातु होते हैं ये साधारण ताप पर सभी धातुएं ठोस होती हैं। क्या होती हैं, ठोस होती हैं। लेकिन पारा ऐसी धातु है जो द्रवावस्था में होती है, इसे छोड़कर सभी धातुएं क्या होती है, वो ठोस अवस्था में होती है। पारा आपने देखा होगा, जो थर्मामीटर होता है उसमें पारा होता है। और अधातु है, अधातु जो होता है इस साधारण ताप पर सभी अधातुएं ठोस या गैस अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो क्या होती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। दूसरा इसका भौतिक गुण की धातुओं में एक विशेष प्रकार की धात्विक चमक होती है। क्या होती है, धात्विक चमक होती है। अधातु क्या होते हैं, अधातु में चमक नहीं होती है। आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़कर, आयोडीन और ग्रेफाइट में क्या होता है, चमक होता है। आप देखे होंगे पेंसिल में जो लगा होता है ग्रेफाइट, वो थोड़ा चमकता है। तीसरा है भौतिक गुण धातु का कि इसके गलनांक तथा क्वथनांक प्राय अधिक होते हैं। क्या होते हैं, अधिक होते हैं। लेकिन अधातु होते हैं, इनके जो होते हैं गलनांक तथा क्वथनांक प्राय कम होते हैं। चौथा है कि जो धातु होती है ये उष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। क्या होती है, सुचालक होती है। लेकिन अधातु जो होती है वे सभी अधातुएं सुष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती है। लेकिन ग्रेफाइट जो है वो क्या होता है, ये सुचालक होता है। पांचवा है कि धातुओं को हथौड़े से पीटने पर धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या होती है, जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे क्या बोलते हैं, हम धात्विक ध्वनि कहते हैं। लेकिन अधातु में क्या होता है, इसमें ऐसी कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, मतलब अध्वनिक होती है। और भी है धातु में, इनमें तन्यता पाई जाती है, अधातु में नहीं पाई जाती है, इसमें भंगुर होता है। अब क्या हम देखते हैं इसके रासायनिक गुण, रासायनिक गुण देख लेते हैं। तो धातु का रासायनिक गुण क्या होता है कि धातुएं जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन विद्युतीय लक्षण दर्शाती है। यह क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को त्यागती है और धन विद्युतीय लक्षण दिखाती है। और अधातु क्या होती है, अधातुएं जो होती है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋण विद्युतीय लक्षण दिखाती हैं या दर्शाती हैं। फिर उसके बाद धातु का जो रासायनिक गुण होता है वो क्या होता है, धातुएं अम्ल के साथ लवण बनाती हैं। क्या बनाती हैं, लवण बनाती हैं अम्ल के साथ। लेकिन अधातुएं जो होती हैं अम्लों के साथ लवण का निर्माण नहीं करती हैं। तीसरा है धातु का रासायनिक गुण है कि कुछ धातुएं अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। जैसे दिया इसमें कि जिंक धातु जो है वो H2SO4 के साथ अब क्रिया करके क्या करती है, ZnSO4 बना लेती है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। लेकिन अधातु जो होता है वो क्या होता है, अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करता है। देखिए कार्बन अधातु है, ये H2SO4 के साथ अब क्रिया कर रहा है, तो देखिए कहीं हाइड्रोजन नहीं बना है। क्या बना है, 2SO2 प्लस 2H2O प्लस CO2, यहाँ हाइड्रोजन नहीं निकला है। फिर रासायनिक गुण में चौथा है धातु का रासायनिक गुण में चौथा कि धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो सामान्यतः क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। लेकिन अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, सामान्यतः अम्लीय प्रकृति के होते हैं। सक्रियता के हिसाब से दिया है कि सर्वाधिक क्रियाशील होती है। यहाँ दिखा है ना कि जिंक जो है ये धातुएं जो है अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। देखिए यहाँ पे दिया है जिंक, Zn यहाँ पे है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो हाइड्रोजन से पहले जितने भी धातु है, चाहे जितने भी तत्व है, ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं, हटा देते हैं। जैसे कि उसकी जगह पे खुद आ जाते हैं, हाइड्रोजन को हटा देते हैं। लेकिन हाइड्रोजन के बाद जितने भी हैं, जैसे कॉपर है, मरकरी है और चांदी, प्लेटिनम और सोना जो है, ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाते हैं। तो आपको याद हो जाएगा, तो आपको रिएक्शन में भी याद रहेगा आपको कि कौन किसके साथ क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है। संक्षारण, संक्षारण किसे कहते हैं, धातुओं का या उसकी सतह का वायु, नमी अथवा रसायन के या अम्लों के प्रभाव द्वारा नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। धातु का या धातुओं के सतह का, आप कुछ भी लिख सकते हैं। नम वायु या आर्द्र वायु में खुला छोड़ देने पर अधिकांश धातुएं क्या होती हैं, संक्षारित हो जाती हैं। संक्षारण एक मंद क्रिया है। क्या क्या है, बहुत ही धीमे धीमे चलती है प्रक्रिया। उदाहरण में समझ सकते हैं कि लोहे में जंग लगना, जो लोहा आप देखते हैं जंग लग जाता है, ऐसी खुला आप छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें जंग लग जाता है। और चांदी का मलिन हो जाना, जो चांदी होता है इसका क्या होता है, मलिन हो जाता है ये। और कॉपर की सतह पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। कॉपर का बर्तन है आपके पास, तो क्या उसको आप देखेंगे तो क्या हो जाता है, उस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो संक्षारण की सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं, तो पहला हम देखते हैं कि यसत लेपन या गैल्वेनीकरण द्वारा, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, संक्षारण से इसके द्वारा हम सुरक्षा कर सकते हैं अपने धातुओं का। जैसे कि आयरन और लोहे की वस्तुओं के ऊपर क्या होता है, जिंक धातु की परत चढ़ाने का प्रक्रिया में क्या कहलाता है, कि गैल्वेनीकरण कहलाता है। हम समझ
सकते हैं कि जो लोहा होता है उस पर हम जिंक धातु की परत चढ़ाकर उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। दूसरा है टीन का लेपन करके। लोहे पर टीन का लेपन करना, बहुत सारे लोहे के डिब्बे होते हैं उसके क्या होते हैं, टीन का लेपन किया जाता है जिसे हम सुरक्षित कर सकते हैं, संक्षारण से बचा सकते हैं उसको। ग्रीस और तेल लगाकर, बहुत सारे जैसे पंखा और उसके पुर्जे जो होते हैं उसमें ग्रीस और तेल लगाकर क्या कर सकते हैं, हम उसको संक्षारण से बचा सकते हैं। रंगाई करके भी संक्षारण से बचाया जा सकता है, पेंट उन करके। और पांचवा है धातुओं को मिश्र धातु में परिवर्तित करके। जो धातु है उसका मिश्र धातु में अगर परिवर्तित कर देते हैं तो उससे भी हम धातु को संक्षारण से बचा सकते हैं। अब अगला सवाल है हमारा, भर्जन किसे कहते हैं? सांद्रित अयस्क या अयस्क को वायु की उपस्थिति में, यहाँ पे क्या है, वायु की उपस्थिति में गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पे, गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पे गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तन करने की क्रिया क्या कहलाती है? भर्जन कहलाती है। जो आसानी से अपचयित होकर धातु को स्वतंत्र कर देता है या सिर्फ भंजन कहलाती है। यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं। का उदाहरण क्या है भर्जन का? सल्फाइड अयस्क किसका? कॉपर का है। ये सल्फाइड अयस्क ये ऑक्सीजन की, ये वायु की उपस्थिति में मतलब कि +3O2 2Cu2S + 3O2 ये अब क्रिया करके क्या बना रहा है? ऑक्साइड अयस्क बना रहा है। कॉपर ऑक्साइड बना रहा है कि 2Cu2O + 2SO2। ये क्या है? ये भर्जन है। ये भर्जन का उदाहरण यहाँ तक। फिर इसके बाद आगे हमने लिख दिया है कि 2Cu2O + Cu2S, फिर अब क्रिया करवा रहे हैं इसका, तो ये आसानी से क्या कर दे रहा है? अपचयित होकर धातु को स्वतंत्र कर दे रहा है। मतलब इससे कॉपर धातु हमें प्राप्त हो जा रहा है कि Cu + 6Cu + SO2। ये क्या अपचयन होकर आसानी से हो जा रहा है। अब आते हैं निस्तापन। निस्तापन किसे कहते हैं? देखिए अगर आपको भर्जन याद है तो देखिए इसमें क्या दिया है, देखिए भर्जन में दिया है ना कि सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तन की क्रिया को भर्जन कहते हैं। देखिए सेम वही है। निस्तापन क्या है कि सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, यहाँ अंतर क्या है, यहाँ है वायु की उपस्थिति, यहाँ पे दिया है वायु की अनुपस्थिति। तो वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तन करने का प्रक्रम निस्तापन कहलाता है। देखिए ऑक्साइड में परिवर्तन करने का प्रक्रम निस्तापन कहलाता है, निस्तापन कहलाता है। तो आप सिर्फ एक याद कर लेंगे तो आपको दोनों याद हो जाएगा। बस ध्यान क्या रखना है आपको कि भर्जन जो है, भर्जन में वायु की उपस्थिति है और निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति है। बस इतना याद कर लेंगे तो एक से आपको दोनों याद हो जाएगा। और इसका उदाहरण हमने देखिए दो का उदाहरण सेम दे रहे हैं। इस निस्तापन का उदाहरण हम देख लेते हैं कि उदाहरण क्या है, जिंक कार्बोनेट है यहाँ पे ZnCO3। ये क्या कर रहा है, वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर इस पर गर्म किया जा रहा है तो क्या हो रहा है, ये Zn ऑक्साइड मतलब जिंक ऑक्साइड में बदल जा रहा है, वही ऑक्साइड में बदल जा रहा है और प्लस CO2। अब हमने उदाहरण लिया है यहाँ पे, देखिए कभी भी जिंक अयस्क का वो भर्जन है और जिंक अयस्क का निस्तापन है, सिर्फ जिंक से ही दोनों है। ये जिंक अयस्क जो है वो कौन है, ये यहाँ पे 2ZnS + 3O2। देखिए 3O2 है, फिर गर्म करने पे क्या प्राप्त हो रहा है, जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो जा रहा है हमें 2ZnO + 2SO2। अब फिर उसी तरह देखते हैं, ये भर्जन था, फिर जिंक अयस्क का ये निस्तापन देख लेते हैं। फिर ZnCO3, फिर इसको गर्म करने पे क्या प्राप्त हो रहा है, ZnO + CO2। इसमें क्या प्राप्त हो जा रहा है, ZnO दोनों से हमें प्राप्त हो रहा है, ये जिंक ऑक्साइड हमें दोनों से प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है, वायु की उपस्थिति है, 3O2 कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, यहाँ पे मतलब अनुपस्थिति है वायु की, ये डायरेक्ट गर्म करने पे प्राप्त हो जा रहा है। तो इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं एक ही से फार्मूले से। अब देखते हैं खनिज और अयस्क किसे कहते हैं, इससे भी पूछा है बार बार। खनिज और अयस्क, इसमें अंतर हम देख लेते हैं। तो अंतर में हम दोनों तरफ लिख देते हैं, इससे खनिज भी हमें पता चल जाएगा, अयस्क भी पता चल जाएगा। तो खनिज किसे कहते हैं, पहला है इसका कि प्रकृति में भू परपट्टी के नीचे धातुएं जो होती हैं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं उसे क्या बोलते हैं, खनिज कहते हैं। खनिज जो होता है ये सभी अयस्क खनिज होते हैं, तो इस खनिज से हमें अयस्क प्राप्त होते हैं ना। तीसरा है कि सभी खनिजों को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। सभी खनिजों को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि सभी खनिजों में धातु उपस्थित हो ये जरूरी नहीं है। देखते हैं अयस्क। अयस्क किसे कहते हैं कि जिस खनिज में धातु अधिक मात्रा में उपस्थित हो तथा उससे धातु को आसानी से एवं कम खर्च में प्राप्त की जा सकती है उसे क्या बोलते हैं, अयस्क कह सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। अयस्क जो होता है, सभी खनिज अयस्क नहीं होते। हम जान चुके हैं कि सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते क्योंकि खनिज में बहुत कुछ हो सकता है। तो अयस्क होता है सभी अयस्कों को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। जितने भी सारे अयस्क हैं, क्योंकि हमें पता चल गया ज्यादा मात्रा है तभी तो हम उसको निकाल रहे हैं, इसलिए अयस्कों को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, ये कॉपर के अयस्क हम देख लेते हैं कि सल्फाइड अयस्क जो है Cu2S, ये कॉपर ग्लास है। और इसका क्या है, कॉपर पाइराइट, इसे क्या बोलते हैं, CuFeS2। और ऑक्साइड अयस्क, ये सल्फाइड अयस्क था, देखिए इस लगाए सल्फाइड अयस्क। अब इसके पास ऑक्साइड अयस्क देख लेते हैं। तो कॉपर का ऑक्साइड अयस्क क्या है, क्यूप्राइट, सूत्र Cu2O। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।